मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में आप सभी का दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम है। आज हम क्लास 8 पाठ 15 के अंतर्गत वाक्य के विचार पर चर्चा करेंगे। वाक्य क्या है? सबसे पहले वाक्य जानते हैं। आप जानते हैं कि वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। जिस प्रकार शब्द सार्थक शब्द होते हैं और निरर्थक शब्द होते हैं, उसी प्रकार सार्थक वाक्य भी होते हैं और निरर्थक वाक्य भी होते हैं। सार्थक शब्द और सार्थक वाक्य का मतलब होता है जो जिसका अर्थ व्यवस्थित हो, जिसका कोई अर्थ हो, जो व्याकरण के नियमानुसार हो। कर्ता, कर्म, क्रिया अपने अपने जगह पर व्यवस्थित हो तो वह वाक्य कोई विचार व्यक्त करता है। अनिरर्थक वाक्य जो व्याकरण के अनुसार कर्ता, कर्म, क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है और जिसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, उसको हम निरर्थक वाक्य कहते हैं। आइए, वर्णों के उचित प्रयोग से शब्दों का ज्ञान होता है और शब्दों के उचित प्रयोग या संयोग द्वारा सुव्यवस्थित यानी कर्ता, कर्म, क्रिया वाक्यों का निर्माण होता है। सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म, तो लास्ट में क्रिया। इन्हीं वाक्यों के मेल से बनी भाषा, इन्हीं वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है और भाषा से व्यक्ति अपने भाव, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, लेता है और देता है। यदि शब्दों का सार्थक और उचित संगठन न किया जाए, अर्थात उचित तालमेल न हो, तो वाक्य का व्यवस्थित रूप दृष्टिगत नहीं होगा, अर्थात वाक्य निरर्थक हो जाएगा। उसका जो वास्तविक अर्थ होना चाहिए वह दिखाई और सुनाई नहीं देगा। राइट? आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहां दिया है, ठीक है, इसी पर आधारित कुछ एग्जाम्पल नीचे है। निरर्थक वाक्य यानी जिस वाक्य का कोई अर्थ स्पष्ट न हो, अर्थात कर्ता, क्रिया, कर्म का प्रयोग व्यवस्थित न हो। बना है रही खाना माँ, रामायण और दादी रही है पढ़। ये क्या है? कर्ता, कर्म, क्रिया अव्यवस्थित है, इसलिए इसका अर्थ भी अस्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार के शब्द संयोजन से अर्थात मिलने से भली भांति यह नहीं समझ में आ रहा है कि वक्ता कहना क्या चाहता है, अर्थात बोलने वाला क्या कह रहा है। ऐसे वाक्यों को निरर्थक वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ अस्पष्ट नहीं होता। सार्थक वाक्य, इसी को हम कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया लगाएंगे। माँ खाना बना रही है और दादी रामायण पढ़ रही हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि माँ खाना माँ बना रही है और रामायण कौन पढ़ रही है? दादी। इस प्रकार के सार्थक शब्द संयोजन द्वारा अर्थात शब्दों के व्यवस्थित मिलन को वक्ता के मनोभाव, अर्थात वक्ता अपने मन के अंदर क्या कहना चाहता है, उसका भाव परिलक्षित हो रहे हैं, अर्थात प्रकट हो रहे हैं। ऐसे वाक्यों को सार्थक वाक्य कहा जाता है, जो वाक्य को पूर्णता प्रदान करते हैं, यानी वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। इस प्रकार परिभाषा है शब्दों के सुव्यवस्थित सार्थक पद समूह से। सुव्यवस्थित का मतलब सिस्टमेटिक, ठीक है, कर्ता, कर्म, क्रिया, सार्थक पद समूह। सार्थक पद समूह, पद किसे कहते हैं? शब्द और पद में अंतर है। शब्द जब अलग अलग कोई शब्द होता है तो उसे शब्द कहें, और जब वही शब्द किसी वाक्य में व्यवस्थित हो जाता है उसी को पद कहते हैं। विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति को वाक्य कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये क्या है? सार्थक वाक्य है। वाक्य की रचना, अर्थात वाक्य की रचना हम कैसे करेंगे? वाक्यों की रचना हेतु कर्ता एवं क्रिया का होना आवश्यक है,
अगर कर्ता और क्रिया न हो तो वाक्य कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त संज्ञा का भी होना जरूरी है, सर्वनाम का भी, विशेषण, अव्यय। अव्यय का मतलब जिसमें कर्ता क्रिया कर्म के द्वारा कोई मतलब परिवर्तन न हो, अव्यय यानी उसमें कोई परिवर्तन न हो। आदि का भी प्रयोग किया जाता है। वाक्यों के अंतर्गत इन सबका स्थान निर्धारित होता है कि कौन कहाँ आएगा। पदों के इसी व्यवस्थित तालमेल को अन्वय कहते हैं। अन्वय, अन्वय का यहाँ अर्थ मैंने दिया है, दो वस्तुओं का परस्पर तालमेल को हम अन्वय कहते हैं। ठीक है, अन्वय दो वस्तुओं के परस्पर जो आपस में तालमेल होता है, बैलेंस होता है, उसी को अन्वय कहते हैं। तथा पदों के उचित निर्धारण को कौन सा शब्द कहाँ रखा जाएगा उसका क्रम सही होना चाहिए। परंतु कभी कभी केवल कर्ता और क्रिया द्वारा वाक्य रचना की जाती है। जैसे रोहित आया, बच्चा रोया। रोहित क्या है? कर्ता है, और आया क्या है? क्रिया है। कर्म यहाँ गायब है। परिभाषा, सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित मेल से बने वाक्य जो वक्ता अर्थात बोलने वाले के कथन का पूर्ण, कथन मान स्टेटमेंट, अर्थ प्रकट करते हैं, वही वाक्य रचना कहलाते हैं। वाक्य रचना के अनिवार्य तत्व हैं, क्या क्या है? यानी वाक्य रचना करने के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है। वाक्यों का निर्माण करने के लिए विभिन्न अनिवार्य तत्वों का होना आवश्यक है, अन्यथा निरर्थक वाक्य बनने की संभावना बनी रहती है। क्या क्या है? अब तो वाक्यों को निर्मित करने हेतु अनिवार्य तत्व इस प्रकार है। कौन कौन है? सार्थकता है, योग्यता है, इच्छा जिसको हम आकांक्षा भी कहते हैं, चाहत, निकटता अर्थात पास, पद क्रम अर्थात शब्दों का जो क्रम है, अन्वय यानी दो वस्तुओं के बीच में जो तालमेल। यहां देखिए, सार्थकता वह वाक्य जो सार्थकता पूर्ण अर्थ देते हैं, अर्थात ऐसा वाक्य जिसका अर्थ अस्पष्ट हो। बात समझ में आ गई? योग्यता, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों की संगति अच्छी होनी चाहिए, अर्थात शब्दों का जो मेल हो वो व्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि वाक्यों में अर्थ प्रदान की योग्यता या क्षमता हो, अर्थात अर्थ आसानी से समझा जा सके। राइट? एग्जाम्पल दिया, बादल ने बच्चे को जन्म दिया। यह वाक्य गलत एवं अनर्थपूर्ण है, जबकि मां ने बच्चे को जन्म दिया, यह वाक्य अर्थपूर्ण है। यानी शब्दों का हम वह उस शब्द में योग्यता, एबिलिटी है कि नहीं अर्थ प्रकट करने में। बादल बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, बादल की जगह पर मां शब्द रहेगा, तब जाकर यह अर्थ कंप्लीट करेगा। इच्छा, आकांक्षा माने चाहत, वाक्य की पूर्णता में निहित होती है। जो वाक्य पूरा अर्थ देता है वह वक्ता की इच्छा को जागृत करता है। जिस वाक्य से पूरा अर्थ कंप्लीट हो जाए वह वक्ता की इच्छा उसमें छिपी रहती है। निकटता, रुक रुक कर बोले जाने वाले शब्दों के अर्थ स्पष्ट नहीं होते, इसलिए बोलते या लिखते समय शब्दों में निकटता होना परम आवश्यक है, यानी बहुत जरूरी है। जैसे शाहरुख खान अभिनेता है तथा शाहरुख खान एक प्रसिद्ध अभिनेता है। प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध की निकटता इस अभिनेता को क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि वो बहुत फेमस है, यानी कोई नया नहीं है सबके लिए। पद क्रम, वाक्यों में शब्दों का क्रम, सही पद क्रम ही सही अर्थ की पुष्टि करता है, अर्थात कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया, उसी को बोलना है। अन्वय, वाक्यों में कर्ता, कर्म, क्रिया के लिंग, वचन तथा कारक का परस्पर भेद आवश्यक है, यानी उसमें भेद, अंतर आवश्यक है, तभी तालमेल बैठा पाएगा। राघव कल मेरे साथ मेला देखने जाएगा। आइए, वाक्य के अंग, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं, यानी वाक्य को बनाने के लिए दो पार्ट का होना जरूरी है, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। एक बात जान लीजिए, उद्देश्य आपके लिए नया शब्द है, लेकिन कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं। कर्ता के बाद जितने कर्म क्रिया बच गए वो सब विधेय के अंतर्गत आ जाते हैं। राइट? तो वाक्य के अंतर्गत जिसके विषय में बताया जा रहा है, जिसके विषय में अर्थात किसके विषय में? कर्ता के विषय में। कर्ता और कर्ता का विस्तार, जिनके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं,
तो कौन जा रहे हैं? पिताजी। तो पिताजी के बारे में कहा जा रहा है, तो पिताजी कर्ता भी हैं और यही उद्देश्य है। अब बाकी आप ही जा रहे हैं, ये सब विधेय हो जाएगा। राइट। मोहन मेला देखने गया। अब मोहन क्या है? यहाँ कर्ता है और कर्ता ही क्या है? उद्देश्य है। उपरोक्त वाक्यों में पिताजी मोहन ऐसे शब्द हैं जिनके विषय में कहा जा रहा है, अर्थात इन दोनों शब्दों को कर्ता कहा जाएगा अर्थात उद्देश्य। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए अर्थात कर्ता को छोड़कर उस सब विधेय में आ जाएंगे। जैसे प्रेमा कपड़ों से प्रेम करती। अब प्रेमा क्या है? करता है, और कपड़ों से प्रेम करती, ये सब क्या हो जाएंगे? विधेय हो जाएंगे। नितिन फूलों की माला बनाता है। नितिन क्या है? करता है अर्थात उद्देश्य है, बाकी फूलों की माला बनाता है, ये विधेय हो जाएंगे। राइट। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। राघवेंद्र ने सारे कार्य पूर्ण कर लिए हैं, अर्थात राघवेंद्र करता है अर्थात ये उद्देश्य, बाकी सब विधेय। इस तरह सब समझाया है यहाँ पर। ठीक है, एक वाक्य है, उद्देश्य को अलग कर दिया है और विधेय को अलग कर दिया। आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। और कल हम चर्चा करेंगे वाक्य के भेद। वाक्य में भेद मुख्यतः दो आधारों पर किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। ठीक है, तो ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। कल हम बताएंगे वाक्य के भेद के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।